नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार। जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे-कैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आगे बढ़ा, कैसे-कैसे इसका डेवलप हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री है और आज के टाइम पे ये किस रूप में एस्टेब्लिश है। तो ये सारी बातें जानेंगे और हमारा जो मानवाधिकार परिषद है उसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेल्सन मंडेला का इस संबंधित इसमें जो है काफी एक अच्छा विचार है। ये कहते हैं कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना है, ऐसा नेल्सन मंडेला बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ये नेता हैं, आप सभी इनको जो है जानते होंगे। अगला क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको शॉर्ट में एनएचआरसी बोलते हैं, ये क्या है? एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो देख लीजिए, जो अधिनियम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही ये 1993 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर को की गई थी। तो अधिनियम भी सेम ईयर में है और इसकी स्थापना भी सेम ईयर है। दोनों चीज सेम ईयर है। ये छोटी-छोटी बारीकियां यहीं पर पकड़ते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है। 12 अक्टूबर 2018 से इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो यानी कि 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, ये मेन अधिकार हैं। वैसे अधिकार जो मानवाधिकार काफी सारे हैं, पर ये जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार, इन सभी की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यानी कि उनके पहरेदार की उनका कोई वायलेशन ना करे, कोई वायलेट ना करे, किसी के अधिकारों का हनन ना हो, इन सबके प्रहरी के रूप में ये कार्य करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार। चलिए आगे देखेंगे क्या होते हैं मानवाधिकार। जो मानवाधिकार यानी कि मानव के अधिकार क्या होते हैं, तो इसको हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, यानी कि उसकी परिभाषाओं के अनुसार हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना ये सभी को प्राप्त होते हैं। तो ये क्या होते हैं? सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो नकारात्मक होते हैं वो सभी को बिना भेदभाव के प्राप्त होते हैं। आगे इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए। आगे देखेंगे मानवाधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार, यही सब शामिल किए गए हैं। तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और शिक्षा का अधिकार है। काम का भी अधिकार दिया गया है, क्योंकि काम करके ही व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कमाता है, खाने पीने का इंतजाम करता है। ठीक है। आगे है कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, चाहे वो किसी भी भाषा, जात, धर्म, लिंग से हो, लेकिन वो जन्मजात अधिकार उसके पास होता है कि वो इन अधिकारों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये जन्म से ही उसको मिल जाते हैं। आगे क्या है? मानवाधिकारों का इतिहास। इतिहास के बारे में देखेंगे कैसे कैसे मानवाधिकारों का डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे ये अस्तित्व में आते हैं। तो जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। और ये एक दस्तावेज है जिसको यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में हमेशा यूडीएचआर, आपके क्वेश्चन पेपर में भी यूडीएचआर करके क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मानव अधिकार के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को
सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। तो ये बहुत ही अहम घोषणा थी, क्योंकि पहली बार इसी के द्वारा मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सुरक्षित किया गया था। और क्योंकि इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, तो या इसको अपनाया गया था पेरिस में, किसके द्वारा? महासभा द्वारा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है महासभा, उसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी सालगिरह हर साल मनाई जाती है। इसको मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो मानवाधिकार का इतिहास है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्सपेक्टिव से अभी हम देख रहे हैं, और जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो आपके देश के पर्सपेक्टिव से है। तो दोनों में डिफरेंस है, देख लेना, मिक्स मत कर देना। आगे देखेंगे 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुई। तो 1991 में क्या हुआ? एक संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया जो कि मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। और इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानवाधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। तो देख लीजिए 10 दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की संघ जो महासभा है उसका अंग, उसके द्वारा पेरिस में इसको अपनाया गया था। मानवाधिकार के जो नियम थे उसमें घोषणाएं थी उनको अपनाया गया। फिर क्या होता है कि 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार की जितनी भी संस्थाएं थी इनकी स्थापना और संचालन की नींव साबित हुआ। तो अलग अलग देशों में जब इनकी स्थापना और संचालन हुआ तो वो उनके लिए वही सिद्धांतों के आधार पे उन संस्थाओं की स्थापना हुई और उनका संचालन भी हुआ। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में इस्टेब्लिश किया। कब किया? 12 अक्टूबर 1993 में भारत ने भी किया। यह अधिनियम सभी राज्य सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो जो नकारात्मक हैं अनुच्छेद 1 से 21 तक हैं। इसमें आपके राजनीतिक, कानूनी, नागरिक अधिकार आ जाते हैं। राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार और नागरिक अधिकार आ जाते हैं। ये बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिक को समान रूप से मिलते हैं। लेकिन जो सकारात्मक है ये अनुच्छेद 22 से 26 तक है। यहाँ 23 लिखा हुआ है बट ये 26 है, मिसप्रिंट है। 26 तक जो है ये उल्लिखित है और इसमें कौन कौन से अधिकार आ जाते हैं? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये अधिकार बेसिकली जो समाज के दबे कुचले एवं असहाय लोग होते हैं उनको दिए जाते हैं ताकि उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। जो कमजोर वर्ग होते हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। ऐसे समाज के ऐसे कमजोर लोगों को, दबे हुए लोगों को, पीछे हुए लोगों को ये अधिकार बेसिकली दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा किया गया है। तो देखिए इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा, महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है महासभा, तो इसके द्वारा कब किया गया है? 15 मार्च 2006 को इसका जो है गठन किया गया है। ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है 15 मार्च 2006 को महासभा के प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया है और ये एक अंतर सरकारी निकाय है। आगे है, इसे पूर्व में रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान में लाया गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था पहले से ही, उसी के स्थान में ये मानवाधिकार परिषद को लाया गया है। ये पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संवर्धन
संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसी के साथ यह संस्था मानव अधिकार के उल्लंघनों की भी जांच करती है। इसके पास मानव अधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर चर्चा करने का अधिकार भी होता है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए 47 सदस्य देशों से मिलकर बनती है। तो ये परिषद जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने गए 47 सदस्य देश हैं, उनसे मिलकर के बनती है। अब हम देखेंगे अपना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि NHRC, इसकी संरचना देखेंगे। और ये एक बहु सदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। ये आप अपने देश के बारे में देख रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत ही हुई थी। तो दोनों के सन एक ही हैं, ध्यान रखना। ये आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो अभी तक आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो मानवाधिकार आयोग कैसे एस्टेब्लिश किया गया, उसकी जगह पर मानवाधिकार परिषद कैसे आती है, जो UDHR था उसका डिक्लेरेशन कहाँ होता है, कैसे कैसे सिद्धांतों का गठन किया जाता है और उसको सभी जो देश अपनाते हैं और उसको आधार बना करके अपने अपने देशों में क्या करते हैं, ये मानवाधिकार संस्थाएं एस्टेब्लिश करते हैं और उनको संचालन भी करते हैं। अब हम जो है स्पेशली NHRC यानी कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में चीजें पढ़ रहे हैं, तो आ जाते हैं। NHRC एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक सदस्य, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन सदस्य हो यानी कि एक्स ऑफिसो हो। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, वो कमेटी सिफारिश करती है और उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं इन सभी की नियुक्ति करता है। तो बेसिकली क्वेश्चन आता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? या तो वो 5 वर्षों तक का अपना कार्यकाल पूरा कर ले, अगर 5 वर्षों से पहले उनकी उम्र 70 वर्ष की हो जाती है तो भी वो हट जाएंगे, अपने पद से हट जाएंगे, पदभार मुक्त हो जाएंगे। आगे देखेंगे, इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो जाएं। सिर्फ इसी कंडीशन में इनको हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधि विभाग होता है, जांच विभाग होता है, नीति अनुसंधान होता है, कार्यक्रम विभाग होता है, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग भी होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, वैसे यहाँ पर जब हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त की जाती है, लेकिन सलाह कौन कौन देगा? राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, विधानसभा अध्यक्ष होंगे और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श के द्वारा राज्यपाल जो है अपने राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनकी सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब इसके कार्य और शक्तियां की बात कर लें। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनके कार्य और शक्तियों के बारे में बात करेंगे। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC उसकी जांच करने का अधिकारी है, यानी कि उसको अधिकार है, वो अथॉरिटी है कि वो इसकी जांच करे। आगे देखेंगे, इसके पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है और ये काम इसने कर भी रखा है। जेल के दौरे कर करके जो कैदी बहुत सालों से बंद थे, यानी कि अपनी सजा से ज्यादा जितनी उनको सजा मिलनी थी उससे ज्यादा साल वो उसी कैद में जेल में बिना सुनवाई के बिता दिए थे, तो उस तरह के लोगों को इसने छुड़वाया
दौरा करके सारा जेल का जायजा लिया था। और पंजाब केस में जो था, गुजरात केस, इन सब में भी इसका जो है सराहनीय काम रहा था। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है NHRC, इसने बहुत अच्छा कार्य किया था। NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है। NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये मानवाधिकार के क्षेत्र में क्या करता है, रिसर्चेस के काम भी करता है। आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति जागरूक करता है। यानी कि ये समाज में मानव के जो अधिकार होते हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता भी फैलाता है, विभिन्न माध्यम को सहारा लेते हुए। NHRC की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं। ये राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है, पर ये बाध्य नहीं कर सकता है। देखो, आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। तो जो NHRC है, ये अपनी रिपोर्ट कहाँ देगा, राष्ट्रपति के समक्ष रखता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों संसद के सदनों में फिर रखा जाता है। राष्ट्रपति इसको रखवाता है संसद के दोनों सदनों में। और यहाँ पर जो अभी हम बात कर रहे थे, बाध्यता नहीं कर सकता, यानी कि किसी को फोर्स नहीं कर सकता है, सजा नहीं दिलवा सकता है, तो ये सारी चीजें NHRC की सीमाओं में आ जाती हैं। तो देखेंगे NHRC के पास जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है, इसके पास कोई भी विशेष तंत्र नहीं है, यानी कि एक सपोर्ट नहीं है। और अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार, जो उस समय सरकार होती है, उसी को मामले की जांच करने का आदेश दे देता है। ठीक है, तो इसके पास अपना कोई तंत्र नहीं है। इसकी और सीमाओं में एक ये देख लेंगे कि 1 साल बाद शिकायतों पर ये कार्रवाई नहीं करता है। यदि किसी घटना को हुए 1 साल हो गया है, उसके बाद शिकायत जा रही है, तो वो उन शिकायतों को वो संज्ञान में नहीं लेता है। जैसे कि कोई चीज 12 अक्टूबर 2006 को हुई और फिर जाकर के वो अगर 14 अक्टूबर 2007 को भी जा रही है, तो 1 साल से ऊपर 1-2 दिन हो गया है, तो डेट टू डेट बिल्कुल, अगर डेट के अंदर रहते 1 साल के अंदर है तब तो लेगा, नहीं तो फिर नहीं लेगा। एक ये इसकी कमी है। दूसरा, बाध्य नहीं कर सकता, यानी कि ये किसी को, जो ये अनुसंधान करता है, जो ये इसका खोजबीन करता है, जहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा होता है, तो उसमें ये किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कि किस तरह का डिसीजन लिया जाए। डिसीजन लेने में किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, ना ही किसी को सजा भी नहीं दे सकता है और ना ही दिलवा सकता है। सिर्फ ये सिफारिशें कर सकता है, यानी कि ये बाध्यता, ये किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, ना ही सरकार को, ना ही किसी और को। तो ये बातें थी राष्ट्रीय मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और जो उसके स्थान पर मानवाधिकार परिषद बनी है, इन सभी के बारे में आपने जानकारी ली। और ये एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलते रहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप चैनल पर विजिट करके पा सकते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस प्लेलिस्ट लगी हैं जो कि चैनल पर विजिट करके आपको मिल जाएंगी और आप उसे अवेल करके अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।